मसूरी की बर्फीली हवाओं में हमेशा से एक अलग ही रोमांच और रहस्य घुला रहा है। देवदार के ऊंचे पेड़, धुंध से ढकी वादियां और दूर से आती मंदिरों की घंटियां, सब कुछ एक अनोखा जादू बिखेरता है। पर इसी सुंदरता के आगोश में छिपा है एक अंधेरा जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। लंबी तहर माइंस ये सिर्फ एक पुरानी खदान नहीं, बल्कि लाखों मजदूरों की चीखें और एक भयानक चुड़ैल के साए से लिपटा एक ऐसा स्थान है जहां सूरज डूबने के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मेरा जुनून भारत के सबसे भूतिया और मिस्टीरियस प्लेस को एक्सप्लोर करना है और उनके पीछे की कहानियों को दुनिया के सामने लाना है। लंबी तहर माइंस हमेशा से मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर रही है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। लाखों खनिकों की दर्दनाक मौतें जो खून खांसते हुए दम तोड़ गए थे, और पहाड़ियों पर भटकने वाली एक चुड़ैल की डरावनी कहानियां जो राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे वहां जाने से रोका, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मेरा जुनून और एक ब्लॉगर के रूप में मेरा आत्मविश्वास मुझे खींच रहा था। ये जून का महीना था जब मैंने अपनी टीम के साथ मसूरी के लिए प्रस्थान किया। मेरी टीम में मेरा कैमरामैन रवि, जो हर स्थिति में शांत रहता था, और हमारी ध्वनि रिकॉर्डिस्ट नेहा, जो थोड़ी डरपोक लेकिन अपने काम में माहिर थे, वो लोग शामिल थे। हम 3 दिन मसूरी में रुके, आसपास के पर्यटन स्थलों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से लंबी तहर माइंस के बारे में बातचीत की। ज़्यादातर लोगों ने हमें वहां जाने से मना ही किया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने दबी जुबान में कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने हमारे इरादों को और पुख्ता कर दिया। बेटा, वहां मत जाओ, एक बूढ़े दुकानदार ने कहा था, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जगह श्रापित है। जो भी वहां गया वो कभी पूरा का पूरा लौट कर नहीं आया। उसने हमें बताया कि कैसे रात के समय खदान से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई खांस रहा हो या कोई दर्द से करहा रहा हो। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने खदान के मुहाने पर एक औरत की आकृति देखी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें अंगारों की तरह चमकती है। ये सभी कहानियां लंबी तहर माइंस की ओर इशारा कर रहे थे। हमने होटल में अपना बेस बनाया और पहले दिन माइंस के बाहरी इलाकों का दौरा किया। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई थी। पुरानी खदान की इमारतें जर्जर हो चुकी थी, लोहे की सीढ़ियां जंग खा चुके थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध घुली हुई थी। मैंने अपने कैमरे पर उस जगह के कुछ शॉट्स लिए और रवि ने आसपास की आवाज़ें रिकॉर्ड की। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। रात को हम अपने अपने उपकरणों की जांच की। हमारे पास नाइट विजन कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स, कुछ टॉर्च और प्राथमिक उपचार किट थे। हमारा प्लान था कि रात के 11 बजे खदान के अंदर जाएंगे और सुबह 3 बजे तक वहां रहेंगे। हमने तय किया था कि हम सिर्फ खदान के सुरक्षित हिस्से में जाएंगे, जहां गिरने का खतरा कम हो। जैसे जैसे रात गहराती गई,
मेरी धड़कनें तेज होती गई। मसूरी की ठंडी हवा भी अब मुझ पर कोई असर नहीं कर रहे थे। रात के 10:30 बजे हमने होटल छोड़ा और लंबी तहर माइंस की ओर बढ़ने लगे। सड़क सुनसान थे और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी घना लग रहा था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रहे थे और पेड़ों की परछाइयां किसी डरावनी आकृति की तरह लग रहे थे। माइंस के गेट पर पहुंचते ही एक अजीब सी शांति छा गई। हवा पूरी तरह से रुक गई और हमें सिर्फ अपनी सांसों की ही आवाज सुनाई दे रहे थे। रवि ने कैमरा ऑन किया और मैंने अपनी टॉर्च चलाई। खदान का एंट्री गेट एक विशाल अंधेरे मुंह का लग रहा था, जो हमें निकलने को तैयार था। हमने धीरे धीरे खदान के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा और भी ठंडी थे और एक अजीब सी नमी महसूस हो रहे थे। टॉर्च की रोशनी में हमने खदान की दीवारों पर काई जमी हुई देखी और जमीन पर पत्थरों और मलबों का ढेर पड़ा था। हमने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम थोड़ा अंदर पहुंचे, हमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में खांस रहा हो। ये आवाज बहुत दूर से आ रहे थे, लेकिन इतनी साफ थे कि हमें अपनी सांसें रोकनी पड़ी। नेहा ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने आगे बढ़ना जारी रखा और आवाजें थोड़ी और स्पष्ट होती गईं। अब हमें खांसने के साथ साथ किसी के करहाने की आवाज भी सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। रवि ने अपना ध्वनि रिकॉर्डर ऑन कर दिया और हर आवाज को रिकॉर्ड करने लगा। अचानक हमें अपने सामने एक आकृति दिखाई दी। ये एक परछाई थे जो दीवार पर हिल रहे थे। हमने अपनी टॉर्च को उस पर केंद्रित किया, लेकिन वो तुरंत गायब हो गए। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये लंबी तहस माइन की कोई चुड़ैल थे। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां खदान की कुछ पुरानी मशीनरी पड़ी थे। सब कुछ जंग खा चुका था और कुछ धूल से ढका हुआ था। हॉल में एक अजीब सी गूंज थे और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। रवि ने कैमरे को चारों ओर घुमाया और हर कोने को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें एक जोरदार खांसी की आवाज सुनाई दी, जो हमारे ठीक पीछे से आई। हम तीनों एक साथ उछल पड़े और मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हम हॉल से निकलकर एक संकरे गलियारे में प्रवेश किए। यहाँ अंधेरा और भी घना था और हवा में एक अजीब सी बदबू आ रहे थे, जैसे सड़े हुए मांस के। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन जब हमने देखा तो कुछ नहीं था। ये एक भयानक एहसास था। गलियारे के आखिर में हमें एक छोटी सी कोठरी दिखाई दी। कोठरी के अंदर से धीमी फुसफुसाती आवाजें आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से कोठरी के अंदर झांका। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे जमीन पर बिखरे हुए कुछ पुराने उपकरण, कुछ सूखे हुए पत्तों का ढेर दिखाई दिया, लेकिन उन सब के बीच मुझे एक ब्लड स्टेन दिखाई दिया, यानी कि खून का धब्बा, सूखा हुआ लेकिन स्पष्ट।
मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी कोठरी के अंदर से एक भयानक चीखने जैसी आवाज आई जिसने हमारे कान फाड़ दिए हैं। ये इतनी तेजी से आई कि हम तीनों सदमे से वहीं जम गए। आवाज इतनी तीखी और दर्दनाक थी जैसे कोई आत्मा से चीख रहा हो। हमने तुरंत कोठरी से पीछे हटना शुरू किया। हमारी धड़कनें बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही थी और हमें महसूस हो रहा था कि हम किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो इंसानी नहीं है। हम वापस उसी बड़े हॉल में पहुंचे जहां हमने पहले मशीनरियां देखे थे। हॉल में आते ही हमें एक और चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। हमारी टॉर्च की रोशनी में हमने हॉल के बीच में एक डार्क फिगर को खड़ा देखा। वो एक औरत की तरह दिख रहे थे जिसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो हमारी ओर पीठ किए हुए थे और उसकी पीठ पर कुछ अजीब से निशान थे। हम वहीं खड़े रहे, सांस रोके हुए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। क्या ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में हमने सुना था? अचानक वो आकृति धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा हमारी ओर आया, हमें उसकी आंखें दिखाई दी। वो अंगारे की तरह चमक रहे थे और उनमें कोई पुतली नहीं थे। उसका चेहरा विकृत था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थे जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थे, सिर्फ भयानक शैतानी थे। नेहा ने एक जोरदार चीख मारी। मैं और रवि भी पूरी तरह से डर चुके थे। हम समझ गए थे कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हम तीनों ने पलटा और खदान के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से हमें उस चुड़ैल की भयानक हंसी सुनाई दे रहे थे जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे ठीक पीछे आ रही हो। हम अंधेरे गलियारों में तेजी से भाग रहे थे, पत्थरों और मलबे में फिसलते हुए। हमारी टॉर्च की रोशनी आगे पीछे हिल रहे थे जिससे अंधेरा और भी भ्रमित करने वाला लग रहा था। हमें अपने पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थे और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे कंधों को छुआ हो। रवि, जो मेरे पीछे दौड़ रहा था, अचानक गिर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, उसका पैर मुड़ गया था और वो दर्द से करहा रहा था। चुड़ैल की हंसी और भी पास आ रहे थे। उठो रवि, जल्दी, मैंने उसे उठाया। नेहा ने भी रवि को सहारा दिया और हम लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। हम खदान के प्रवेश द्वार के करीब पहुंच रहे थे और बाहर की रोशनी हमें एक उम्मीद दे रहे थे। जैसे ही हम खदान से बाहर निकले, हमें एक जोरदार हवा का झोंका लगा जिसने हमें पीछे ढकेल दिया। हमने मुड़कर देखा, खदान के मुहाने पर वो काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी अंगारों की तरह चमक रहे थे और उसका मुंह एक भयानक हंसी में खुला था। वो हमें कुछ पल देखती रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में कहीं विलीन हो गई। हम तीनों बेतहाशा दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की ओर भागे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मैंने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गए। हम मसूरी की सड़क पर बिना रुके दौड़ते रहे जब तक कि हमें लगा कि हम सुरक्षित दूरी पर नहीं आ गए। होटल पहुंचकर हम पूरी तरह से थक चुके थे और सदमे में थे। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गए। रवि के पैर में चोट लगी थी।
लेकिन उस समय उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह हम उठे, लेकिन रात की भयानक घटना ने हम पर गहरा असर डाला था। हमने तय किया कि हम लंबी तहर माइंस पर अपना ब्लॉग नहीं बनाएंगे। ये कोई ऐसी कहानी थी जिसे कैमरे पर कैद नहीं किया जा सकता था। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते हैं। हमने मसूरी छोड़ दिया, लेकिन लंबी तहर माइंस का अनुभव हमारे जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। हमें आज भी रात में वो खांसने की आवाज़ें, वो करहाने की चीखें और वो भयानक हंसी सुनाई देती है। वो चुड़ैल जो लाखों खनिकों के दर्द और पीड़ा से जन्मी थे, आज भी उस जगह पर भटकती है, और जो भी उसकी दुनिया में झांकने की कोशिश करता है उसे अपने भयानक साए में लपेट लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं मूल रूपी से दिल्ली से हूँ, लेकिन 2 साल पहले नौकरी के चलते पुणे शिफ्ट हुआ था। आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, और जब ऑफिस ने वर्क फ्रॉम ऑफिस फिर से चालू किया तो मुझे एक रेंटेड फ्लैट लेना पड़ा। जगह चाहिए थी जो ऑफिस के पास हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। प्रॉपर्टी एजेंट ने एक सोसाइटी दिखाई, साई एलिगेंस खराड़ी। जगह एकदम परफेक्ट थी। 7th फ्लोर का 1 BHK फ्लैट, नंबर 704। एजेंट ने बस एक ही बात कही थी जाते वक्त, थोड़ा समय बीता है, यहाँ कोई नहीं रहा, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी अलग सी फीलिंग शुरू हो जाए, लेकिन सब कुछ बढ़िया है। शिफ्टिंग के पहले दिन ही मुझे थोड़ी अजीब सी ठंडक महसूस हुई थी फ्लैट में। नॉर्मल गर्मी के बावजूद अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे एसी ऑन है। पहली रात ठीक ठाक गुजरी, लेकिन दूसरे दिन से चीज़ें बदलने लगी। रात को बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाता। किचन की लाइट जो मैं खुद बंद करता सुबह जली हुई मिलती। मैंने सोचा कि शायद मैं ही भूल रहा हूँ या थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है। उस रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। लगभग रात के 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। अचानक हॉल से किसी औरत के पैरों की हल्की आहट आई, जैसे नंगे पैर फर्श पर घसीटते हुए चले जा रहे थे। मैंने झट से दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, लेकिन वहाँ पानी के गीले निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैर से चलकर अभी अभी गुजर कर कदम रखे हों। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी खुद को समझाया, शायद कोई ऊपर वाले फ्लैट से पानी गिरा होगा। मैंने अगली रात अपने फ़ोन का कैमरा सेट कर दिया। टाइम लैप्स मोड में कैमरे को बेडरूम और हॉल की दिशा में सेट किया और सो गया। सुबह देखा तो वीडियो में लगभग 2:45 बजे के आसपास हॉल की लाइट ऑन होती है और एक परछाई, एक लंबी बाल बिखरे हुए औरत की परछाई कैमरे के ठीक सामने से गुजरती है, बिना किसी आवाज़ के। पर यह सब होते हुए कैमरे में कोई आवाज़ नहीं थे, कोई हलचल नहीं, सिर्फ वो परछाई। मैंने उसी वक्त ऑफिस से छुट्टी ली और बाहर ही रहा 2 दिन। जब मैं वापस आया तो नीचे रहने वाली एक आंटी से पूछा, आंटी क्या 704 में पहले कोई रहता था? आंटी पहले तो चुप रही और फिर धीरे से बोली, बेटा वो फ्लैट पहले एक कपल का था, लेकिन 1 साल पहले उस औरत ने वहीं बाथरूम में फांसी लगा ली थी। पति तो काम पे था, लौट कर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला।
तो मैंने पूछा, पर क्यों, उसने ऐसा किया क्यों? आंटी ने एक ही बात कही, कहा जाता है कि उसे लगता था कि घर में कोई और भी है जो दिखता नहीं पर होता है। उस रात मैं फिर से फ्लैट में अकेला था। लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश की, पर ठीक 2:45 बजे पर लाइट बंद हो गई। एक रात ऑफिस से देर से लौटा और थक कर बस लेटा हुआ ही था कि फोन बजा। अननोन नंबर। उठाया, सिर्फ सांसों की आवाज। तो मैंने कहा, कौन है? तब एक बेहद धीमी और फटी हुई सी औरत की आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? मेरा घर है, मेरा घर तुमने क्यों लिया? मेरे तो हाथ कांपने लगे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल रिकॉर्ड देखा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कॉल का। वो रात कभी नहीं भूल सकता। मैं गहरी नींद में था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। आँख खुली तो सामने एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद गीला सूट, बाल भीगे हुए और आंखें जैसे किसी ने फांसी के बाद जिंदा छोड़ दिया हो। वो एकटक मुझे देखे जा रहे थे। फिर उसने पूछा, तुम नहीं जाओगे? तुम भी मरोगे? और अगले ही पल वो गायब हो गई। सुबह होते ही मैं सीधे सोसाइटी मैनेजर के पास गया। उन्हें सब बताया। उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, तुम पहले नहीं हो जिसने ये बताया है, पहले भी 4 किराएदार भाग चुके हैं। तो मैंने कहा, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? तो वो बोले, पुलिस ने केस बंद कर दिया है, सुसाइड का केस है, लेकिन जो देखता है वो रह नहीं पाता। मैंने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। आज भी वो फ्लैट बंद है। हर 2-3 महीने में कोई नया किराएदार आता है और फिर वो भी भाग लेता है। सोसाइटी वालों ने अब उसे सर्विस फ्लैट बोलकर लिस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।